मित्रों, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, लेकिन सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए। वेन द रेन इट सेल्फ इज कॉजिंग फायर हु विल डाउज इट। ये कल फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ऐसा बताया था कि अलग अलग स्मॉल सेविंग स्कीम्स यानी लघु बचत योजना, जैसे वो किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो सरकार ब्याज देती है निवेशकों को, उसमें करीब 0.4% से 1.1% की कटौती की थी। और फिर आज फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया, नहीं नहीं वो तो गलती से मिस्टेक हो गया और हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और पहले जो रेट थे वही जारी रहेंगे वगैरह। क्रिटिक्स का कहना है कि ये सबसे ज़्यादा स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा कौन इन्वेस्ट करता है, तो टॉप 3 स्टेट में वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और वहाँ पर भी वेस्ट बंगाल में ये सब अभी चुनावी माहौल, तो शायद सरकार ने सोचा अभी करेंगे और वहाँ पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है, तो अंडू कर दिया कि पब्लिक धमाल करेगी, विरोध करेगी। ऐसा कुछ बार पहले भी हो चुका है। एक बार यही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में कहा कि इनकम टैक्स, और उसमें भी जो अमीर लोग हैं उस पर इनकम टैक्स के ऊपर लगता है सरचार्ज, अधिभार, और उसमें भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई, यानी ऐसे फॉरेनर्स जिन्होंने भारत की किसी कंपनी में अप टू 10% शेयर इन्वेस्टमेंट किया है, 10% से ज़्यादा किया हो तो उसको हम एफपीआई नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। खैर, तो ऐसे एफपीआई वालों पर भी जो इनकम टैक्स लगता होगा भारत की इनकम पे, उस पर और ज़्यादा सरचार्ज मांगेंगे वगैरह। तो सब एफपीआई वाले नाराज़ होकर भारत की कंपनियों के शेयर बेच बेच के भागने लगे, तो फिर वापस नहीं नहीं वो तो मैं अंडू करती हूँ। ऐसा एक बार फाइनेंस मिनिस्टर जेटली के ज़माने में भी हुआ था। उन्होंने कहा कि ये ईपीएफओ में से पैसा जब विड्रॉ करते हैं तो उस पर इतना इनकम टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, पब्लिक ने धमाल किया, वापस उसको अंडू किया। ये सब क्या दिखाता है? इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी, आर्थिक नीतियों में अनिश्चितता। ये खराब क्यों है? क्योंकि लोगों में जो बचत की भावना होती है उसको ये असर करे, इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इंटरेस्ट हमको अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड अल्टीमेटली दे विल फॉल बैक टू कि गोल्ड और मकान इसमें ही इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो खुद से फिर अलग से कैश इकोनॉमी, ब्लैक मनी, काला धन, वो सब प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता है। और उसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी असर होता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता पे भी असर। और सरकार पहले कोई डिसीजन ले और फिर कि नहीं नहीं इलेक्शन में हमको नुकसान होगा करके उसे अंडू कर दे, तो जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह, आईएएस ऑफिसर जो सरकार को सब नीतियां बनाने में मदद करते हैं, जो एडवाइस देते हैं, फाइल पे सिग्नेचर करते हैं, वो भी फिर डरते डरते डिसीजन लेंगे कि हम कुछ करेंगे और ये तो फिर चुनाव करके अंडू कर देंगे। तो हम ऐसी सुझाव देते हैं जो कि चुनाव में इनको फ़ायदेमंद हो, भले इकोनॉमी के लिए वो नुकसानी में हो। सो दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स विद द इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी। ऐसा मैं या आप या कांग्रेस पार्टी, उनके नाम से नहीं, ये हम किसके नाम से बोल रहे हैं? इकोनॉमिक सर्वे ने खुद ये सब बातें की कि इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी को कम करने की ज़रूरत है, तभी अपनी इकोनॉमी में बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। ऐसा ही एक दूसरा प्रॉब्लम है कि सरकारी कंपनियों में प्रॉफिट कम होता है, जिसके बहुत सारे कारण। उसमें एक कारण ये होता है कि वहाँ पर जो भी चेयरमैन, एमडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं, वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के हिसाब से कौन रूलिंग पार्टी की गुड बुक में है ऐसे लोगों को बिठाओ, भले उनमें वो मेरिट और टैलेंट हो नहीं हो। हालांकि ये सभी जो सरकारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी, कोल इंडिया वगैरह, वहाँ पर ये चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह को सिलेक्ट कौन करता है? यूपीएससी नहीं। उसके लिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, कार्मिक मंत्रालय के नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, उसके नीचे है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी पीईएसबी। ये संस्था वो सब बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू में बुलाएगी कि जिसके पास 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर का एक्सपीरियंस है कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में काम करने का, वो आए अप्लाई करें और फिर हम उनको ये ओएनजीसी, कोल इंडिया वगैरह के एमडी की पोस्ट के लिए इंटरव्यू करेंगे, नाम रेकमेंड करेंगे गवर्नमेंट को। तो ये तो चल ही रहा था, लेकिन इसमें भी एक मर्यादा थी। ये जो उनकी इंटरव्यू लेने वाली संस्था पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, उसका चेयरमैन कौन? हालांकि उसको बनाया तो गया है एग्जीक्यूटिव डिसीजन से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं, स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं, सरकार ने गजट नोटिफिकेशन से बनाया, जैसे वो नीति आयोग वगैरह को बनाए। तो पाया गया, वैसे तो इनके ऑर्डर में लिखा था कि ये पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, कोई गवर्नमेंट कंपनी का भी एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी का भी एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है, लेकिन कई सालों से बस आईएएस ऑफिसर ही वहाँ पर बैठे रहते थे। अभी 2021 में सरकार ने ये किया है कि नहीं, आईएएस ऑफिसर इस बार नहीं रखना है। इस बोर्ड का चेयरमैन टाफे ट्रैक्टर्स की चेयरमैन कम एमडी मल्लिका श्रीनिवासन को बनाया गया है, 3 साल या 65 ईयर्स जो पहले ख़त्म हो जाए। खैर, उसे क्या नाम है वो पर्सन इन न्यूज़ में याद नहीं रखना, क्योंकि ये इतनी हाई प्रोफाइल बॉडी नहीं, लेकिन इसमें से समझना ये है कि इस तरह से नॉन आईएएस पर्सन, और उसमें भी
प्राइवेट सेक्टर के ऐसे अनुभवी लोग, उनको अगर बिठाया जाए तो वो इंटरव्यू में अच्छे से आकलन कर सकते हैं किस में ज़्यादा पोटेंशियल है, किसको कौन सी कंपनी में अब सिलेक्ट करना चाहिए. सो देन इट विल हेल्प इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. हालांकि गवर्नमेंट कंपनियां बचनी तो कम ही वाली है, क्योंकि नए बजट में हमने आगे भी देखा था ज़्यादातर का तो प्राइवेटाइजेशन हो जाने वाला है. लेकिन जो भी एक दो बच जाएंगी उनमें बेहतरी से काम हो सके. उसी तरह सरकारी बैंकों में, LIC में और ऐसी दूसरी सरकारी बैंक और नॉन बैंकिंग कंपनियों में कौन होगा चेयरमैन वगैरह, वो कौन तय करता है. उसके लिए एक अलग संस्था है, बैंक बोर्ड ब्यूरो. वो अलग मंत्रालय में बैठती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर NBFC के अंदर ऐसे इंटरव्यू लेते हैं. तो ये सब किधर काम का है. एक तो इकोनॉमी में प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वगैरह, मेंस पेपर 3 का मुद्दा. फिर मेंस पेपर 2 में भी रोल ऑफ सिविल सर्विस, और मेंस पेपर 4 में भी ये सब लेटरल एंट्री, जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट डिबेट के बारे में सब सोचने के मुद्दे. इसके अलावा इकोनॉमी में कुछ खास काम का नहीं. ILFS जो कि एक NBFC कंपनी, और उसमें कांड हुआ था, वो क्या कांड हुआ था पिछले साल विन 20 सीरीज़ में देख लेना, पिलर 1 में पढ़ लिया था. तो इनको बहुत सारे बैंकों को लोन वापस चुकाने हैं. तो इन्होंने चाइना की एक रोड कंपनी में से 49% शेयर होल्डिंग पहले थी ILFS के पास, वो उन्होंने बेच दी. इसलिए नहीं बेची कि कोई यूट्यूब पर देशभक्ति वीडियो देख के हृदय परिवर्तन हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत सारा लोन चुकाना है इन्होंने. लेकिन ये सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट. उसी तरह ऑटोमोबाइल की सेल में बढ़ोतरी आई है. उसके क्या कारण हो सकते हैं? एक बताया है लो बेस इफेक्ट. समझते हैं. लो बेस इफेक्ट ये कहता है कि जब भी हम परसेंटेज निकालें तो जो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली रकम वो अगर छोटी होगी तो उस हिसाब से परसेंटेज बड़ा दिख सकता है. मान लीजिए पिछले साल के कंपैरिजन में 10 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी हैं, लेकिन इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करें तो जवाब अलग हो सकता है. अगर ऐसा पता चले कि पिछले साल 80 कार्स बिकी थी, 80, और इस साल 10 ज़्यादा बिकी मतलब 90, तो परसेंटेज ग्रोथ कितना होगा? करीब 12.5%. अगर ये पता चले पिछले साल 90 गाड़ियाँ बिकी थी और इस साल 10 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी यानी 100, तो 90 के सामने 100 परसेंटेज ग्रोथ कितना दिखे? मे बी 11%. तो यानी एब्सोल्यूट फिगर तो 10 गाड़ियाँ ही ज़्यादा बिकी हो, लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्योंकि कोरोना लॉकडाउन वगैरह के चलते सेल डाउन थी, तो उस हिसाब से अब परसेंटेज ग्रोथ दिख सकता है. हम जब बात करते हैं कोरोना में और उसके बाद अपना भारत देश का GDP भी बढ़ जाएगा, करीब 11% बढ़ जाएगा, ऐसी बात होती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लो बेस इफेक्ट भी जिम्मेदार होगी भविष्य में. तो ये एक बात हुई. और दूसरा कारण कि क्योंकि कोरोना लॉकडाउन वगैरह के चलते अब काफ़ी सारे लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं फॉर पर्सनल मोबिलिटी डिमांड. यानी वैसे तो बस, रेलवे, एरोप्लेन ये सब में जा ही सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते बार बार वो सब कैंसिल हो जाता है. अभी आज पता चले ये सूरत से मुंबई तेजस एक्सप्रेस जो जाती है उसको 1 महीने के लिए कैंसिल कर दिया सरकार ने. क्यों? कोरोना बढ़ रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में जिनको ट्रांसपोर्ट करना है, लोग धीरे धीरे सोचे कि अपनी गाड़ी खरीदें तो सुविधा होगी. खैर, परीक्षा के लिए काम का है क्या? परीक्षा के लिए काम की चीज़ क्या है? लो बेस इफेक्ट. उस हिसाब से इन्फ्लेशन में भी असर दिखता है, GDP में भी असर दिखता है, पर्टिकुलर सेक्टर के सेल में भी असर दिखता है. वो MCQ में याद रखना है, व्हाट इज़ लो बेस इफेक्ट. खैर, इकोनॉमी में जाने लायक ये चीज़ें देखी. जो मुद्दा है कि 2 अप्रैल शुक्रवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ क्या लगी. एक तो ये इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी पेज 1 पर हमने देख लिया, स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट. उसके अलावा पेज 1 पर बस सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री जारी है. कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में, बंगाल चुनाव के बारे में, सचिन वाजे जिसने मुकेश अंबानी के घर के सामने वो बॉम्ब वाली SUV रखवाई उसके बारे में, वगैरह वगैरह. बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री नॉट इम्पॉर्टेंट. पेज 2 अनुसंधान काम का नहीं. पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार. तो महाराष्ट्र में ये धुले, नंदुरबार वगैरह डिस्ट्रिक्ट वैसे गरीब और बैकवर्ड हैं, तो वहाँ पर हॉस्पिटल की अच्छी सुविधा नहीं. कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? पुणे, नासिक, मुंबई जाना चाहिए. जा तो सकते हैं, लेकिन उन सब गरीब लोगों को ये डर लगता है कि एक तो दूर भी है, महंगा भी होगा, क्राउड भी ज़्यादा होगा. तो ये सब महाराष्ट्र के ये सब डिस्ट्रिक्ट के लोग कोरोना ट्रीटमेंट के लिए गुजरात और सूरत में आ रहे हैं. उनको शायद ये लगता है सूरत में थोड़ा सस्ता मिलेगा. और ये सूरत, बड़ौदा वगैरह जो वहाँ पर महाराष्ट्रियन मूल के लोगों की आबादी, उनके रिलेटिव वगैरह भी होंगे. काम का है क्या एग्ज़ाम के लिए? भाई सीधा तो नहीं, लेकिन सोचने का विषय है कि जब हम कहते हैं महाराष्ट्र, और वैसे तो स्टेट GDP के हिसाब से और वगैरह बहुत बड़ी चीज़ दिखे, लेकिन वो क्यों दिखती है? क्योंकि वहाँ पर मुंबई में सारा डेवलपमेंट है, लेकिन ये सब बाकी के डिस्ट्रिक्ट नंदुरबार, धुले वगैरह में भी बेहतर चीज़ें होनी चाहिए. अदरवाइज इट क्रिएट दिस टाइप ऑफ इश्यूज़. और वही सब आप पाएंगे UP बिहार से बीमार लोग ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली एम्स में धक्के खाते रहें. तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की ज़रूरत है. उसके लिए क्या क्या कदम उठाएं या भविष्य में उठाने चाहिए,
वो हम पढ़ेंगे, लेकिन Win21 सीरीज़ वो पिलर 6 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर। आगे बढ़ते हैं पेज 4। नर्मदा डैम और वहाँ से अलग अलग कैनाल सिंचाई के लिए लगाई होगी। गुजरात सरकार ने विधानसभा में कबूल किया कि पिछले 2 साल में 100 बार नर्मदा कैनाल टूट चुकी है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो करप्शन, भ्रष्टाचार नेताओं के बीच, इंजीनियर के बीच, कॉन्ट्रैक्टर के बीच, तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क एंड नेग्लेक्ट ऑफ द मेंटेनेंस वर्क, निर्माण सही से नहीं होता, रख रखाव अच्छे से नहीं किया जाता, भ्रष्टाचार है। और दूसरा कारण, किसान खुद भी गैर कानूनी रूप से सब ड्रिलिंग करके कैनाल के अंदर अपने बड़े बड़े पाइपलाइन लगा देते हैं और उसकी मदद से कंटिन्यूसली हमको मन मर्जी तब सिंचाई होती रहे, सरकार को हम पैसा नहीं देंगे, वो जो भी इरिगेशन फीस। तो कैनाल से पानी चुराने के लिए ऐसा जो ड्रिलिंग करके पाइप डाले जाते हैं कैनाल में, तो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी ख़राब हो जाती है और फिर कैनाल टूट जाती है। तो ये चीज़ ख़राब क्यों है भाई? जब कैनाल टूट जाएगी तो वाटर लॉगिंग, बहुत सारा पानी आसपास के इलाकों में जम जाएगा, जिसके चलते उसकी फ्लोरा फोना, वनस्पति, पशु पक्षी वगैरह को जो भी प्रॉब्लम आए, पहली बात। और दूसरा, जब कैनाल टूट जाएगी तो आसपास के खेतों की फसल भी बर्बाद हो जाएगी और वही किसान जो पानी चुरा रहे हों वो वापस सरकार के सामने आंदोलन करें कि हमारा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, हमको मुआवजा दो। तो एडिशनली टैक्स पेयर का और पैसा दोबारा इसमें डालना पड़े। अब हमने ये याद नहीं रखना कि गुजरात में ऐसा हुआ, ये सेम प्रॉब्लम महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ जहाँ कैनाल है वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम है। तो जब आप वाटर रिसोर्सिस की बात करें, पेपर 1 में भी, पेपर 3 में भी, तो बहुत सारे और भी मुद्दे हैं वाटर कंजर्वेशन वगैरह के साथ, और ये भी एक मुद्दा है, थेफ्ट ऑफ द कैनाल वाटर एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वर्क। इसके अलावा आज भी ये गुजरात विधानसभा में अलग अलग बिल पास किए गए, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम में काम का नहीं। लेकिन अगर आप उसी तरह आपके भी राज्य में जो जो बिल पास हो रहे हैं, जैसे आयुर्वेद सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, CRPC एक्ट में कुछ अमेंडमेंट, तो UPSC इंटरव्यू में अपने स्टेट के ऐसे सब न्यूज़ तैयार करने चाहिए। उसी तरह ये अहमदाबाद में एक साबरमती रिवर फ्रंट, मतलब आसपास में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम, शॉपिंग मॉल, जिम, जॉगिंग पार्क्स वगैरह, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाने की जो बात चलती है, ऐसे रिवर डेवलपमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट दूसरे भी राज्यों में जैसे असम वगैरह में भी बने। सो व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स, उसे क्या फ़ायदा नुकसान वगैरह इंटरव्यू में आपने सोच के फिर जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, पेज 6 कॉलम्स में कुछ काम का नहीं। पहला तो है RBI को इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो पहले था कि 2 to 6% में महंगाई दर को काबू में रखना है, वही चीज़ अगले 5 साल और बढ़ा दिया है 31 मार्च 2026 तक। तो वो तो मुद्दा हमने कल ही पढ़ लिया था, बात खत्म। दूसरा है, ब्राज़ील के रेगुलेटर ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, तो लोगों में चिंता वगैरह, वो चिंता भी हम कर चुके हैं। फिर ये बहुत सारी इसमें और डिटेल में चर्चा कर रहे, इतना काम का नहीं। तीसरा छोटा कॉलम है, अमेरिकी सरकार के ये जो भी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड ऑफिस की ट्विटर अकाउंट होगा, वहाँ पर कल कोई ऐसी ट्वीट आई I:GMLXZSSW वगैरह, तो कुछ लोगों को लगा ये हैक हो गया है क्या, या न्यूक्लियर लॉन्च कोड है क्या। फिर पता चला वो तो वही किसी स्टाफ मेंबर का छोटा बच्चा, उसने कुछ गलती से टाइप कर दिया था, तो उसके चलते बहुत सब पैनिक हो गया वगैरह। ऐसी हर छोटी चीज़, मतलब उसे हम चेज़ करें और हाँ ये मैं लिख दूंगा कहीं पर सोशल मीडिया के चार्म्स चैलेंजेस में, भाई इससे पहले और बहुत सारे चार्म्स एंड चैलेंजेस हैं अपने पास जिससे 250 वर्ड का आंसर पहले ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अभी हम इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट ना करें। फिर पेज 6 पे बड़े कॉलम में कि कोरोना का ये सेकंड वेव आ रहा है तो हमने क्या करना चाहिए, तो वो तो ऐसे ही हवा में लिख सकते हैं, जो पहली बार में करना था वो सब हम लिख चुके हैं। दूसरा कॉलम है, प्रेरणा प्रभाकर। मित्रों, ये कुछ समय से सरकार ड्रोन सर्वेलेंस के द्वारा रूरल एरिया में सब मैपिंग कर रही है और उस हिसाब से सब लोगों को लैंड टाइटल्स, ज़मीन के अधिकार पत्र वगैरह देने की बात, ताकि लैंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसने किसकी ज़मीन पे कब्जा किया है या भविष्य में कब्जा करे तो तुरंत पता चल जाए कि सैटेलाइट और ये ड्रोन मैपिंग से तो ये एरिया इनका था या उनका था। तो ये सब चल रहा है, उसमें क्या अच्छा बुरा, भाई वो तो हवा में लिख सकते हैं। इसमें पढ़ के NLRSI 2021 सर्वे में हमको ये पता चला, और ठीक है, अपन बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज़्यादा ये सब में दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। पेज 7 पे चलें, रविशंकर प्रसाद, वो मिनिस्टर नहीं, उसके अलावा एक IAS ऑफिसर का भी यही नाम है, उन्होंने एक कॉलम लिखा है एनवायरमेंटल एथिक्स के बारे में। एरिस्टोटल ने एथिक्स के बारे में 2 बड़े बड़े ग्रंथ या किताबें लिखवाई थी। एक तो निकोमाकियन एथिक्स, वो निकोमाकियन उनके कोई दोस्त का भतीजा या कुछ था जिसने वो पूरी बुक को एडिट किया था, और दूसरा यूडेमियन एथिक्स। वो सब क्या है वो सब पढ़ लेना पेपर 4 के लिए। कह रही है जो निकोमाकियन एथिक्स है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है, 3 फॉर्म्स ऑफ जस्टिस।
पहला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा होता है कम्यूटिव जस्टिस और तीसरा होता है करेक्टिव जस्टिस। तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल कोऑपरेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ये सब में क्या क्या जोड़ सकते हैं यहाँ पर। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो ये कहता है कि जो न्याय हो वो एक्विटी के हिसाब से, मतलब वो वही सब बात जो फाइनेंस कमीशन भी बोलता है कि गरीब राज्य को ज़्यादा पैसा दिया जाए, अमीर राज्य को कम पैसा दिया जाए। तो ऐसे ही कुछ सिद्धांत यहाँ पर भी होने चाहिए कि जब न्याय दिया जाए तो जो बड़ा अमीर आदमी है वो अगर वायोलेशन करे तो उस पर ज़्यादा पेनल्टी लगे। जैसा कुछ नॉर्वे स्वीडन वगैरह में होता है कि अमीर आदमी अगर ट्रैफिक वायोलेशन करे तो उस पर ज़्यादा पेनल्टी लगती है, गरीब आदमी करे तो जो भी हेलमेट सीट बेल्ट का दंड होगा कम लगता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आजकल हम बात चल रहे हैं, एक नई चीज़ चल रही है, नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2050। मतलब मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में 200 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है जब भी आप कोई भी प्रोडक्शन करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके सामने आपने इतने पेड़ पौधे लगा देने चाहिए, कार्बन सिक्वेस्टरिंग और दूसरी चीज़ करनी चाहिए ताकि 200 मिलियन टन कार्बन वापस कैप्चर हो जाए। तो प्लस माइनस क्या जवाब आएगा? जीरो। ऐसा हमने करना है 2050 तक। अब अगर अमेरिका और यूरोप ये सब बात करें तो ठीक है, वो करें, उनके पास पैसा और टेक्नोलॉजी है। आजकल चीन भी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सब पॉलिसी मेकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ ट्रेड अग्रीमेंट करवाने हैं कि हमारा जो एक्सपोर्टेड सामान आपके यहाँ आता है उस पर कम टैक्स लगाइए और बदले में हम ये सब करने की बात कहेंगे, ताकि मीडिया में उसका कम रेजिस्टेंस आए, सिविल सोसाइटी, ग्रेटा थनबर्ग टाइप के लोग वो खुश रहें, कम ट्वीट करें वगैरह। तो यहाँ पर कॉलमनिस्ट का ये कहना है कि ये पूरी बात गलत हो रही है, क्योंकि ओरिजिनल सिद्धांत ये था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी CBDR, जो कि ये कहता है कि क्लाइमेट चेंज के सामने सभी देशों ने लड़ना है बराबर। लेकिन ये अमेरिका और यूरोप जो इतने सालों से इतना सारा कोयला जलाकर उन्होंने अपना GDP ग्रो कर लिया, और भारत, चीन वगैरह जो पहले पीछे रह गए थे, तो अब वो अगर थर्मल पावर यूज़ भी करें अपना GDP बेटर करने के लिए, तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज की कम होनी चाहिए, अमेरिका यूरोप पे ज़्यादा होनी चाहिए। ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से ही भारत, चीन इसकी वकालत करते रहे, लेकिन आजकल ये चीन उनकी गोद में बैठने के लिए जो कर रहा है, दिस इज़ वायलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रिंसिपल। दूसरा होता है कम्यूटेटिव जस्टिस, यानी कि कोई भी बिजनेस डील, कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट किया जाए तो उसमें कुछ फेयरनेस होनी चाहिए, न्यायपूर्णता दिखनी चाहिए और उसका अनुपालन भी होना चाहिए। जैसे कि ये पेरिस डील जो हुई थी 2015 में, तो ये सब प्रथम विश्व के देशों ने कहा कि हम तो इतने बिलियन डॉलर पैसा देंगे और उससे सब क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, लेकिन असल में वो पैसा दे नहीं रहे। तो जो अग्रीमेंट हुआ है उसका सही से न्यायपूर्णता से पालन नहीं हो रहा है। और तीसरा एरिस्टोटल के एथिक्स का सिद्धांत करेक्टिव जस्टिस, मतलब जो गलतियां हैं उसको अब सुधारा जाए। वो कैसे हो सकता है? एक तो जो बदमाश है उस पर कुछ पनिशमेंट, पेनल्टी, फाइन, जुर्माना लगाया जाए, या फिर कि जो विक्टिम है उसको कंपेंसेशन यानी मुआवजे में पैसा दिया जाए, तभी जो भी गलत चीज़ हुई है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री को जो पैसा देना चाहिए दे नहीं रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर नहीं रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें ऐसा नया तो कुछ नहीं जो हम पहले से नहीं जानते, लेकिन ये सब आप पढ़िए ताकि इंग्लिश इंप्रूव हो और वही सब चिकनी चुपड़ी बातें एथिक्स के नाम पर आप मेंस पेपर 4 में कर सके। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जस्टिस। फिर कुछ नहीं मिले तो घुस जाओ इसमें कि एनवायरनमेंट जस्टिस में ये नहीं हो रहा है या हो रहा है वगैरह। तो ये हुआ एक कॉलम। फिर दूसरा है क्रिस्टोफी जेफरे लॉर्ड। कभी कभी अच्छा लिख देते हैं, जैसे एक बार कुछ लिखा था कि ब्रह्मपुत्रा के पानी में चीन पानी चुरा रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर घिसी पिटी वही सब RSS BJP की बात में घुस जाते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ कि वो एक अशोका यूनिवर्सिटी, उसमें एक दूसरे कॉलमनिस्ट प्रताप बानू मेहता पढ़ाते थे, लेकिन फिर मोदी सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा कॉलम लिख रहे थे, तो हो सकता है किसी ट्रस्टी ने बोला था ज़रा लिमिट में रहो, तो वो नाराज़ हो गए और रिज़ाइन कर दिया। तो कैसे भारत में आज़ादी खतरे में है, उसकी ये लो 300 वर्ड की कॉलम, भाई कुछ काम की नहीं, आगे बढ़ो। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि नहीं, और पूछे तो भी लिखने के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं, सोशल मीडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह के बारे में। ये कोई मदर टेरेसा है क्या कि इसके साथ क्या हुआ और उसने रिज़ाइन किया तो हम तैयार करने बैठे। इवन फॉर साइटिंग एज एग्जाम्पल और केस स्टडी, प्रताप बानू मेहता इज नॉट सम भारत रत्न रेसिपिएंट की हम करने बैठे। तीसरा कॉलम है इंडिया और इटाली के बीच कोऑपरेशन। भाई वो तो ऐसे जेनेरिक सब ट्रेड, एनवायरनमेंट वगैरह की बात आप कर सकते हैं, पढ़ के कुछ बड़ी जानने लायक चीज़ नहीं। और वैसे भी जहाँ तक UPSC मेंस की बात है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस पेपर 2 में बायलैटरल रिलेशन, तो बड़े बड़े देश वालों को हमने फोकस करना चाहिए। USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया,
और अपने जितने सार्क देश के पड़ोसी हैं या फिर ये आसियान ग्रुप, G7 ग्रुप, इस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ को, तो इटाली एज एन इंडिविजुअल कंट्री उसके साथ क्या अच्छा बुरा भाई, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं। आगे बढ़ो। पेज 8 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 9 पॉलिटिक्स के सब समाचार काम के नहीं। पेज 10 भी पॉलिटिक्स के सब समाचार काम के नहीं। हालांकि अहमदाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में किसी ने धमकी वाला ईमेल भेजा है। उसमें ऐसा लिखा है कि अभी के अभी ये सब ऑनलाइन क्लासेस बंद करवाओ, पहली बात, और दूसरा जो स्कूल की एग्ज़ाम होने वाली है उसको भी कैंसिल कराओ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपके स्कूल के सब लड़कियों के मॉर्फ इमेजेस इंटरनेट पे अपलोड कर दूंगा, ऐसी धमकी भेजी है। और ये दोबारा धमकी भेजी है 8 महीने में, लेकिन साइबर पुलिस उसका पता नहीं लगा पा रही है वगैरह। काम का है क्या? एज एन इंडिविजुअल इंसिडेंस ये कुछ काम का नहीं, लेकिन आप सोचिए कि ये कैसे लोग बन रहे हैं भारत में। इस स्वाभाविक ऐसा ही होगा, वो जो भी आदमी है जो उसी स्कूल में पढ़ता है और उसको एग्ज़ाम नहीं देना और पढ़ाई नहीं करनी, तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ में कुछ काम का नहीं है। एक तो ये स्मॉल सेविंग्स, लघु बचत योजनाएं, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा के ऊपर जो ब्याज मिलता था, सरकार ने बोला कट करेंगे, वापस का नहीं कट करेंगे, तो आपने क्या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? कुल मिला के उनकी कॉलम में ये कहना है कि अभी तो चुनाव के चलते सरकार ने निर्णय को टाल दिया है, लेकिन भविष्य में ऐसा होके रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आरबीआई ने रेपो रेट वगैरह जितना कम कर दिया है, बैंकों के लोन धीरे धीरे सस्ते हो रहे हैं, तो सामने आप डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो न तो सरकार न तो बैंक ऐसी कोई सिस्टम सस्टेन कर पाएँ, इसलिए सेविंग इंटरेस्ट रेट कम होना लाजमी है वगैरह वगैरह। तो वो तो वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, इसमें इतना बड़ा पढ़ के कुछ नया ज्ञान है नहीं। फिर दूसरी बड़ी एक्सप्लेन सीरीज़ है मेकिंग सेंस ऑफ कोविड डेटा। उसमें ये 5000 वर्ड में इन्होंने बताया है कि अच्छा कोरोना में ऐसा केस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और फिर उन्होंने खुद ये कहा है एनालिसिस ऑफ डेटा लीड्स टू मोर कन्फाउंडिंग क्वेश्चन एंड कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स। और हमको मतलब पता नहीं चल रहा कि क्यों कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं पता चल रहा है तो इतनी बड़ी कॉलम क्यों लिख रहे हैं? और पता कैसे नहीं चलता? एक लाइन में जवाब है कि भारत की पब्लिक में डिसिप्लिन नहीं है, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, तो केस बढ़ रहे हैं। वैसे जो मुद्दे हैं वो तो हम इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, खुद ही जोड़ सकते हैं भाई। हर्ड इम्यूनिटी वाला एंगल, वैक्सीन हेजिटेंसी, सब लोग टाइम पे ले नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, सुपर स्प्रेडर्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, वो सब नहीं हो रहा है, ये फेस्टिवल सीज़न के चलते सब, और इलेक्शन रैली के चलते सब बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि कोरोना में मैटरनल मोर्टालिटी और इन्फेंट मोर्टालिटी वगैरह एंगल, तो वो भी कॉमन सेंस से जोड़ सकते हैं कि क्योंकि लॉकडाउन है, अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए गरीब लोग दूर तक जा नहीं पाते, उसके चलते मैटरनल मोर्टालिटी परसेंटेज वाइज शायद उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई हो। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ काम का नहीं। म्यांमार में धमाल जारी है, प्रेसिडेंट बिडेन H1B वीज़ा के ये नियम वो नियम, भाई बॉल बाय बॉल कॉमेडी कुछ काम के नहीं। हांगकांग के अंदर भी ऐसे सब धमाल, फ्रांस में वापस लॉकडाउन जारी किया, छोटी बहू मेगन मार्केल के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और इंग्लैंड में रेसिज्म बढ़ रहा है। ऐसा करके एक अश्वेत व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के गवर्नमेंट में सलाहकार का काम कर रहा था, उसने कुछ रिज़ाइन किया कि रेसिज्म बढ़ रहा है वगैरह, कुछ काम का नहीं। उसी तरह अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को पुलिस ने मार दिया था, उसकी पूरी केस की बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री चल रही थी। मेन मुद्दे तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ो। पेज 13 इकोनॉमी में काम की चीज़ हमने देख ली, बाकी सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री। हर महीने जीएसटी कलेक्शन क्या हुआ, या वापस से ओपेक ग्रुप ने सोचा है कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो ऑयल अब सस्ता हो रहा है, डीजल में इतना बढ़ोतरी हुई कम हुई, एसबीआई का वेबसाइट सर्वर अपग्रेड एरर के चलते बंद रहा नहीं रहा, कुछ काम का नहीं भी। आगे बढ़ो। पेज 14 स्पोर्ट्स में भी कुछ काम का नहीं। तो ये था शुक्रवार का न्यूज़पेपर, और आशा रखें कि कल हमको वापस कोई समाचार में अप्रैल फुल नहीं बनना पड़े, क्योंकि पिछले 2 दिन से तो बन ही रहे हैं वो वॉल्क्सवैगन से लेके ये स्मॉल सेविंग इंटरेस्ट रेट।